आखिरकार कैसे एक पावर स्टेशन इन बड़ी बड़ी सिटियों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब इनके अंदर बड़े बड़े बैटरी सेवर तो होते नहीं हैं कि जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके। तो हम उसके लिए ये पंखे जैसा दिखने वाला डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है टरबाइन। अब अगर मैं इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए हाईली बॉयल प्रेशर पे हाईली स्टीम पे मैं पानी प्रेशर करती हूँ या फिर मैं कुछ पानी का प्रेशर लगाती हूँ, या अगर मैं देखूँ तो मैं विंड मिल का यूज़ करती हूँ इसे रोटेट करने में, जिससे कि हाईली वेलोसिटी प्रोड्यूस हो और ये रोटेट हो सके और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शैली इसे रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे मिलेगी, तो आइए जानते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, और इसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने कुछ 200 साल पहले। माइकल फैराडे ने हमें ये कहा था कि अगर तुम एक कंडक्टिंग वायर लो और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करो तो हमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाली है। अब अगर मैं यही वायर को रिप्लेस कर दूं एक कॉइल में और उस कॉइल को मैं अटैच कर दूं एक टरबाइन से, और अगर मैं उस टरबाइन को रोटेट करूं तो फिर ये कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे होते रहेगी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाली है। और इन्हीं सब की मदद से हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पूरी डिवाइस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये स्पिनिंग मोशन को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। तो मान लो कि ये टरबाइन जो है वो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, तो हमारा कॉइल भी कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब देखा जाए तो इस केस में इंड्यूस करंट्स किस डायरेक्शन में होने वाली है। अब ये सब का पता लगाने के लिए हम कुछ रूल्स का यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स का। अब देखा जाए तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि ये जो तीनों फिंगर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर खोलो। तो यहाँ देखें कि थंब बताएगा कि वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर बता देगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। जैसा कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो फिर इस पिंक वायर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यही करने वाली हूँ। अपने राइट हैंड को कुछ ऐसा अलाइन करूँगी कि ये जो पिंक वायर है, अब ये जो मेरा थंब पॉइंट है इसको मैं अलाइन करूँगी कि पिंक पॉइंट के मोशन के डायरेक्शन में, और फिर फोर फिंगर ये पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो मिडिल फिंगर है ना वो अलाइन करेगी इस पिंक वायर के इंड्यूस करंट के लिए। तो हम यही करते हैं। अब इससे पहले कि शैली आपको ये सब करके दिखाए तो थोड़ा आप ये इसको इमेजिन कर लीजिए। तो होप आपने ये इमेजिन तो कर लिया होगा अपनी फिंगर्स लगाकर। तो चलो अब हम देखते हैं। ये पिंक वायर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं अपना राइट हैंड कुछ ऐसा अलाइन करूँगी कि जो इसका थंब वो ऊपर की तरफ मूव हो, एक डायरेक्शन बने, और देखें कि मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। तो अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अलाइन करती है। तो मेरी जो फोर फिंगर है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में अलाइन करनी चाहिए। और अगर ये मैं राइट थंब रूल इस सिस्टम में लगाती हूँ और देखती हूँ तो कैसे अलाइन करती है, तो आप कुछ इस तरह से आप अपनी फिंगर लगा के देख सकते हैं, जहाँ थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और फोर फिंगर राइट डायरेक्शन में, एंड जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर मैं मिडिल फिंगर देखूँ तो वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, बिल्कुल अंदर की तरफ, यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो पिंक वायर में आने वाला है। अब अगर हम सेम गैस करें तो ब्लू वायर के लिए, अब ये जो ब्लू वायर है
ये नीचे की तरफ मोशन कर रही है, यानी कि मेरा थंब इस बार नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। और फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अभी भी राइट डायरेक्शन में है, यानी कि 4 फिंगर ये अभी भी राइट डायरेक्शन में होने वाली है। अब अगर इस बार मैं अपने जो 4 फिंगर लगा के देखती हूँ, मतलब मेरी हैंड लगा के देखती हूँ, राइट हैंड रूल लगा के देखती हूँ, तो वो कुछ इस तरह अलाइन करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिडिल फिंगर है ये बाहर की तरफ अलाइन कर रहा है, और जो मेरा बाहर की तरफ फिंगर अलाइन कर रही है, यानी कि सिंपल है कि मेरा करंट बाहर की तरफ आने वाला है। तो जब हमने रूल लगाया, तो अगर हम पिंक अलाइन में रूल लगाते हैं तो वहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम अगर ब्लू लाइन में लगाते हैं तो वो करंट नीचे की तरफ जा रहा है। देखा जाए तो जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे हम अपवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। सेम तो यहाँ देखें तो करंट इंड्यूस होता है ऊपर की तरफ। सेम ये वायर जब नीचे की डायरेक्शन में इंड्यूस होता है तो वो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका करंट होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सब आप याद रखना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। तो अब मैं हाथों को हटा देती हूँ और इसमें करंट का इस्तेमाल करने के लिए, मतलब जिससे आपको बहुत इजी टू वे आप एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो मैं एरो का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ आप पिंक लाइन में एरो देख ही रहे हैं, ब्लू लाइन में एरो देख ही रहे हैं। अब देखो, इनकी मदद से मैं ये बता सकती हूँ कि बाकी वायर में किस डायरेक्शन में करंट मूव होगा। पिंक वाले से करंट अंदर जाएगी और ब्लू वाले से बाहर आएगी, तो ऐसे में करंट राइट डायरेक्शन में जाने वाली है, ऐसे, और फिर ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, और सेम उसी वायर से ऐसे, और फिर ये ऐसे बाहर आ जाएगी। अब देखो, इन सभी वायर को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट होगा, जिसे मैंने दिखा नहीं रखा है, तो उसे मैं बाद में दिखाऊंगी। और ऐसे ही कनेक्ट करके करंट यहाँ से ऐसे में जाकर वो पूरा टोटल अंदर जाएगा, और ऐसे में ये ऊपर से राइट की तरफ जाएगा और सभी वायर्स में करंट मूव होगा, और ऐसे करके ये फिर ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस को दिखाने के लिए मैं सारे एरो बना देती हूँ। हाँ, तो ये कॉइल स्टेशनरी तो है नहीं, तो ये कॉइल्स रोटेट करते जाएंगी और करंट ऐसे बिल्कुल रोटेट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉइल्स स्टेशनरी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से मैंने करंट एरोज बनाए हैं तो वो वैसे ही रोटेट करता रहेगा। अब देखो कि पिंक वाली वायर ऊपर जा रही है और ब्लू वाली वायर नीचे जा रही है। अब जैसे ही ये वायर पूरी रोटेट होती है तो हमारा जो कॉइल है, मतलब हमारे जो रोटेशंस वाले हैं, जो एरोज हैं, वो शायद से क्या पूरे प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएंगे। अब देखो, ये जो पिंक वाली वायर है वो नीचे जाने वाली है और ब्लू वाली वायर है वो ऊपर आने वाली है। मतलब कि हम फिर से देखते हैं कि हम ये वर्टिकल हुआ और ये पिंक वाली वायर ऊपर से नीचे आई, तो हम अगर देखें तो ये पिंक वाली वायर जो है वो नीचे आएगी, मतलब डाउनवर्ड में आएगी। अब हमें पता है कि पिंक वाली वायर, मतलब जो भी वायर नीचे जाएगा उसमें करंट बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा, और जो वायर ऊपर जाएगी वो उसमें करंट अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगा। तो इन सब प्रोसेस का मतलब यही है कि यहाँ पर करंट स्विच होने वाला है। ऐसे ही हम देखें तो ये कॉइल रोटेट करता रहेगा, और ये रोटेशन जब तक रहेगा जब तक कि ये अपने वर्टिकल पोजीशन में ना आ जाए। यहाँ पिंक वाली वायर फिर से ऊपर की तरफ आने वाली है, और यहाँ हम देखें ये अपनी वर्टिकल पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पिंक वाली वायर ऊपर की तरफ आ रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो हमें पता है कि हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है अंदर की तरफ, और ये जो पिंक वाली वायर है ये इंड्यूस अंदर की तरफ तो हो रहा है। और सिमिलरली हम देखें तो ब्लू वाली वायर अब ये डायरेक्शन से नीचे आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब डाउनवर्ड स्क्रीन हो रहा है। यानी कि ये पूरे एक रोटेशन में, यानी कि फिर से हमें
ये जो डायरेक्शन है यानी कि एरोस चेंज होने वाले हैं, इन सब की डायरेक्शंस चेंज हो जाएगी। यानी कि हम ये पूरी प्रोसेस में देखें कि जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल डायरेक्शन में आती है तो यहाँ पर ये जो कॉइल्स हैं ये अपनी डायरेक्शंस, अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं और करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। तो अगर मैं इन सब पूरे प्रोसेस में मैं आप देखूं तो ये देखो फिर से रोटेट हुआ, एरो चेंज, फिर रोटेशन हुआ, एरो चेंज, वर्टिकल पोजीशन से चेंज हुआ, अगेन ये ऐसे ही ये प्रोसेस बार बार होते रहेगी। वैसे असलियत में ये मोशन कंटिन्यू होने वाला है और ये कॉइल रुकने नहीं वाला। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि शैली, मैं इन दोनों वायर को एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करूं ताकि ये लूप स्लो हो जाए और करंट फ्लो होने लगे। तो इसके लिए हम एक नए अरेंजमेंट का यूज़ करने वाले हैं। देखो, अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्किट लूँ और उसे डायरेक्ट कनेक्ट करूँ इन वायर से तो क्या होगा। अगर मैं कुछ एक्सटर्नल सर्किट लेकर इन वायर्स में कनेक्ट करती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं किस टाइप से कनेक्ट करूँगी, कुछ इस टाइप से, जिससे कि जो एक्सटर्नल सर्किट है वो बहुत आराम से इनमें कनेक्ट हो जाए। और मैं अगर ये एक्सटर्नल वायर को कनेक्ट भी कर दूँ और जब ये जो सर्किट है ये रोटेट होगा, जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये वायर कनेक्ट करे हैं कुछ इस टाइप से, और जब ये सर्किट रोटेट होगा कंटिन्यूसली वे में तो ये वायर्स आपस में उलझ जाएंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है और ये डैमेज हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगी क्या? बोलो शैली, तुम करोगी क्या इस प्रोसेस के लिए? तो उसके लिए मैं इन सब से बचने के लिए एक नए अरेंजमेंट का जुगाड़ करते हैं। तो हमारा जुगाड़ कुछ ऐसा होगा, बोले तो उसके लिए हम लेंगे कुछ स्प्रिंग्स और ब्रशेस। ये मेटालिक रिंग्स, ये पिंक वाली रिंग्स और ब्लू वाली रिंग्स, इनको हम बुला रहे हैं स्प्रिंग्स। और तुम्हें डायरेक्टली ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये दोनों स्प्रिंग्स इस दोनों वायर से एक इंडिविजुअली एक एक करके कनेक्टेड हैं। ये पिंक वाली रिंग वो लेफ्ट वायर से कनेक्टेड है और जो ये ब्लू वाली रिंग है ये ब्लू स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब इनका कनेक्शन से मतलब ये है कि ये जो कनेक्टेड है, मतलब कि ये जो रिंग्स जो हमारे सर्किट है वो रोटेट करेगा तो ये रिंग्स भी जो हैं वो रोटेट करेंगी इसके साथ ही। अब ये सिपलिंग्स कनेक्टेड होती हैं कार्बन ब्रशेस से। पिंक भी कनेक्टेड है उस ब्रश से एंड ब्लू भी कनेक्टेड है ये ब्रश से। तो ये सिपलिंग्स कनेक्टेड हैं प्रॉपरली ब्रशेस से। अब जैसा कि दिखने में तो आपको लग रहा है कि ये कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, ओनली टच है। अब जैसा कि अगर ये सिपलिंग्स रोटेट करेंगी तो ये ब्रशेस अपनी जगह पे रहेंगे लेकिन ये मूव नहीं करेंगे, मतलब ये उसमें ओनली टच रहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं तो ले सकते हो एक टूथब्रश और एक रिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया है जो मैंने कि रिंग और एक टूथब्रश, जैसे कि अगर मैं रिंग को मूव करती हूँ तो वो ब्रश मूव नहीं हो रहा, वो सिर्फ ओनली कनेक्टेड है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि रिंग ब्रश से कनेक्टेड है लेकिन ब्रश मूव नहीं हो रहा है, ओनली मूव हो रहा है तो वो हो रहा है ब्रश, नहीं रिंग। मूव क्या हो रहा है हमारा? रिंग, और ब्रशेस वहीं पर हैं तो इसलिए इनको हमने ब्रशेस बोला है और इन दोनों को कनेक्शन को हमने स्प्लिटिंग्स बोला है। तो यहाँ पर हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखें ये जो ब्लू वाला वायर है इससे जो करंट फ्लो करके आ रहा है और ये स्प्लिट रिंग से आ रहा है और कनेक्ट करते मतलब जो राउंड होते होते ये अपने ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि वहाँ पर सर्किट राउंड मूव हो रहा है और कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। ऐसे ही ये स्प्लिटिंग मूव होके ये ब्रशेस से टच होके मतलब कि स्लिप होके कनेक्ट करके यहाँ यूँ आया और ये बल्ब के साइड आया और ये पूरा कनेक्शन होके अदर साइड मतलब कि लेफ़्ट साइड जा रहा है और ये ऐसे ही ये एरो के साथ हो रहा है। और ये ब्रश का जो करंट है उसको इस पिंक वाले में ट्रांसफ़र कर दे रहा है और ये रोटेट करके
जो पिंक वाला स्प्लिंग है उसको रोटेट करके ये दोबारा से यहाँ गया, फिर ब्लू से गया और फिर ब्लू लाइन से कनेक्ट होके और ये बिल्कुल ही पिंक टू रेड और ये ऐसे ही रोटेट होता रहेगा और ना ही ये कोई उलझेगा। और आप देख सकते हैं फिर से पिंक ऊपर गया है तो इंड्यूस करंट अंदर की तरफ गया है और ऐसे ही ब्लू लाइन में इंड्यूस करंट बाहर की तरफ गया है। ऐसे ही ये कनेक्ट होता रहेगा इस ब्रश से और यहाँ से ये जो करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट फ्लो होके स्प्लिटिंग्स में जाकर और वहाँ से करंट को फ्लो करेगा और सर्किट हमारा चालू हो जाएगा। और अगर अब हमारा कॉइल जो है वो रोटेट करने लग जाए तो ऐसे ही स्लिप रिंग्स भी उसके साथ रोटेट करने लगेंगे और ये जो ब्रशेस हैं ये भी उसके साथ स्लिप होने लगेंगे और ऐसे ही करके हमारा सर्किट कंप्लीट होते जाएगा। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी यही स्प्लिट रिंग्स के कारण। और हाँ, यहाँ देखें तो जो कार्बन ब्रशेस हैं वो ओनली टच कर रहे हैं, मतलब वो उस स्प्लिटिंग से बिल्कुल क्या हो रहे हैं, स्लिप्स हो रहे हैं, ना कि वो रोटेट नहीं हो रहे हैं। ब्रशेस ओनली टच हुए हैं और रोटेट हुए हैं। ऐसे ही अगर हम पिंक वाला भी देखते हैं, पिंक वायर से करंट फ्लो हुआ, फिर उस पर पिंक पे गया एंड अगेन फिर वो ऐसे और ये ऐसे ही फ्लो होते होते ब्रशेस में गया, सर्किट में गया एंड रोल करके फिर दूसरे रिंग में ट्रांसफ़र हुआ। और देखा जाए तो ये जो ब्रशेस हैं ये सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट को, ये जो बाहर वाले सर्किट हैं इनको मैनेज करता है और डैमेज होने से बचाता है। अब जैसे ही सर्किट वर्टिकल पोजीशन में आया ऐसे ही इन सब की डायरेक्शंस बिल्कुल रिवर्स्ड हो जाएगी। देखो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से रिवर्स्ड हो चुके हैं इनके डायरेक्शंस। अगेन ये सर्किट फिर से वर्टिकल पोजीशन से होके ब्लू लाइन में गया तो ये फिर से एरो रिवर्स्ड हो चुके हैं और ये ब्लू लाइन से डायरेक्ट करंट फ्लो होगा तो ये ब्लू में जाएगा, दैन फिर वहाँ से कनेक्ट होके ब्रशेस सर्किट से कनेक्ट होके ये एरोस में आप देख सकते हैं कि सर्किट जनरेट हो चुका है। फिर वहाँ से वो पिंक डायरेक्शन में जाएगा एंड अगेन फिर से अगर हम देखें तो वर्टिकल पोजीशन से जाएगा और उसके एरोस रिवर्स होते जाएंगे, मतलब इनकी पोजीशंस इन आउट चेंज होते जाएगा जितने रिवर्स होंगे। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। मैं एनिमेशन की मदद से इसको स्लो करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही मेरी जो ब्लू लाइन है वो ऊपर गई है तो यहाँ पर ब्लू लाइट जली है और फिर रिवर्स होके फिर वर्टिकल आई तो पिंक से लाइन में फिर कलर चेंज हुआ है लाइट का। ऐसे ही ये ब्लू हुई और फिर ये देखिए येलो हुई। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस कंटिन्यूसली होते रहेगी और इसी को हम जनरेटर बोल रहे हैं। अब देखो जैसे कि ये एरोस चेंज हो रहे हैं उसको हमने बोला है ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि जैसे ही रिवर्स्ड हो रहे हैं और एरो चेंज कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को मैं ऑल्टरनेटिव करंट बोल रही हूँ। अब देखा जाए तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी तुम्हें करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि पावर हाउस से तुम्हारे घर तक, तो फिर एसी को ट्रांसफ़र करने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है कंपेयर टू डीसी। इसलिए हम सबके यहाँ पर एसी करंट ही आता है। और हाँ, क्योंकि ये हमें एसी करंट दे रहा है तो इसे हम बुलाते हैं एसी जनरेटर। अब मान लो कि तुम्हें डीसी जनरेटर बनाना हो जो कि तुम्हें अब डायरेक्ट करंट दे, मतलब इस सर्किट में जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन चेंज ना करे, मतलब कि सेम ही रहे। मान लो कुछ ऐसे इसी डायरेक्शन में इस करंट जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आओ हम इस स्प्लिट रिंग्स को हटा देते हैं और फिर मुझे इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए मुझे हर एक आधे टर्न पर इस कार्बन ब्रश और इस वायर के बीच के कनेक्शन को चेंज करते रहना होगा। आओ देखते हैं क्यों। इस पर्टिकुलर सेटअप में अगर मुझे चाहिए कि इस करंट की डायरेक्शन सेम रहे तो मुझे इस कार्बन ब्रश को इस पर्टिकुलर वायर में कनेक्ट कर देना होगा, ये पिंक वाली साइड के वायर से। तो देखो करंट ऐसा जाएगा, ये पिंक से लेकर जो आप एरो देख सकते हैं ये येलो एंड देन ये ब्रशेस से जाएगा और यहाँ पिंक से जाएगा और ये ऐसे जाते जाते ये फिर ब्लू में ट्रांसफ़र होगा
जैसे ये आप देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से ये करंट हमारा फ्लो होके पिंक वाले वायर में जाएगा और ये यूँ, और जैसे ही करके ये ब्लू से निकल के फिर ये ट्रांसफ़र करके ऐसे में रिवर्स आ जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो, कॉइल तो रोटेट कर रही है ना, तो थोड़ी देर बाद ये वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा और जैसे ही ये होगा तो ये करंट की डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। अब अगर मुझे ये करंट जो फ्लो है वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो मुझे अब ये जो कार्बन ब्रश है इसको मुझे कनेक्शन करना पड़ेगा ये दूसरे वायर से, मतलब चेंज करना पड़ेगा। बोले तो ब्लू वाले वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो करंट ऐसे जाएगी और फिर वो ब्लू वायर से होते हुए यहाँ ऐसे जाएगी, तो ये ब्लू वाले वायर से जाएगी एंड देन फिर येलो से और ऐसे कनेक्ट करके ये हमारा सेकंड जो सर्किट है, ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये गया पिंक से होके ये गया और ये पूरा मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखो फिर से ये वायर, ये जो सर्किट है ये फिर से टर्न होगा और टर्न होने के बाद ये फिर से अपना पोजीशन चेंज करेगा, मतलब वर्टिकल पोजीशन के बाद फिर से ये अपने एरोस चेंज करेगा और ये उसने कर लिया है। और अगर अब मुझे करंट को फिर से कनेक्ट करना है, मतलब कि फिर से फ्लो कराना है, तो अब मुझे ये कार्बन ब्रश को ये पिंक वाले साइड के वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमारा करंट फ्लो होगा। तो ये जो कार्बन ब्रश है तो ये भी यहाँ से कनेक्ट करने के बाद फिर ये जो करंट हमारा फ्लो होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, पिंक से हो के वो पिंक से जाएगा, देन येलो, फिर ब्लू और फिर ऐसे करके कनेक्ट होके ये अपना सेकंड सर्किट कंप्लीट करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे मुझे हर सर्कल के पास, हर सर्कल के बाद, हर वर्टिकल पोजीशन चेंज होने के बाद मुझे कार्बन ब्रश को की पोजीशन को और सर्किट को चेंज करना पड़ रहा है। मतलब कि देखा जाए तो मुझे कार्बन ब्रश को हर बार, हर एक टर्न ओवर पे मुझे उसके वायर को चेंज करना पड़ रहा है। तो हमें ऐसा सोचना है कि हम क्या करें कि ये जो कनेक्शन हो रहा है और इसमें कनेक्शन में चेंज ऑटोमेटिकली आए, मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े और ये हमेशा कंटिन्यूसली आता रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ एक नई टाइप का रिंग, मतलब कि इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक नए टाइप का रिंग जो स्प्लिट रिंग्स मैं लगाऊं, जिससे कि मेरा जो कंटिन्यूसली जो फ्लो है, जिससे मुझे ब्रश चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ ना हो। मतलब कि एक रिंग लो और उसे आधे आधे हिस्से में बांट दो, तो तुम्हें मिल जाएगा स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग बनी होती है दो आधे रिंग से, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अब आओ देखते हैं कि इनकी हेल्प से हम कैसे आधे सेकंड में इस कंटेंट को चेंज करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमारा कार्बन ब्रश ये पिंक रिंग के कांटेक्ट में है और स्टार्टिंग में हमको बिल्कुल यही चाहिए था ताकि करंट की डायरेक्शन बिल्कुल मेंटेन रहे। लेकिन अगर हम देखें जो हमारा कॉइल है वो थोड़ी देर के बाद रोटेट होने के बाद अपना जो पोजीशन है, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगा। जैसे कि अभी ये पिंक से कनेक्ट है तो यहाँ से करंट फ्लो होके जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए था तो यहाँ पर करंट फ्लो हुआ और फिर देखा जाए तो अगर मैं अपना जो कॉइल है उसको अगर टर्न करूँ, वर्टिकली करूँ, तो यहाँ पर मेरी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है और ये स्प्लिट रिंग्स ब्लू में आ गई है, आप देख रहे हो। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो रिंग है वो अब पूरा टर्न होके ब्लू लाइन में आ गया है, मतलब ये जो ब्रश है वो ब्लू लाइन के कांटेक्ट में आ गया है, ब्लू रिंग के कांटेक्ट में आ गया है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि इसका डायरेक्शन बिल्कुल ही मेंटेन रहने वाला है और ये जो ब्रशेस है वो ब्लू लाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, वहीं से करंट फ्लो होगा। और अगर हम देखे जाएं तो थोड़ी देर बाद फिर से ये वर्टिकली मूव होगा और उस वर्टिकली मूव में उसका फिर से डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब कि पूरे एरोज़ और पूरे करंट फ्लोइंग चेंज होगा। तो यहाँ से ये पूरा चेंज होके वर्टिकली पोजीशन पे आ चुका है और यहाँ पर हमारे एरोज़ चेंज हो गए और फिर से ये ब्रशेस पिंक लाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि पिंक रिंग से कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमारा ये वही चीज़ डायरेक्शन है, जो करंट है वो चेंज हुआ है। लेकिन जब ब्लू लाइन से कनेक्ट हुआ था तो हमारा करंट चेंज हुआ था और यहाँ पिंक लाइन से हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। यानी कि हम इस रिंग्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करा सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के।
तो यहाँ पर हमने बना लिया है अपना डीसी जनरेटर। ये हमें डायरेक्ट करंट देता है और यहाँ पर करंट फ्लोइंग भी डायरेक्शन मेंटेन रह रही है ये ब्रशेस के थ्रू। अब देखो एक छोटी सी चीज़, कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक छोटी सी चीज़ के लिए करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो रही है, हर रिवर्स में ये हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन बाहर वाले डायरेक्शन में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मेंटेन है। और ऐसा ये पूरा पॉसिबल है ये रिंग्स के कारण। तो यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं ये एक कम्यूटेटर का काम कर रही हैं। और अब आओ यहाँ पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर मैं कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाऊँ तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट जनरेट होने वाला है। और इस करंट की जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करेंगे कि ये वायर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे। और इसी कारण हर एक हाफ सर्कल के बाद जो करंट की डायरेक्शन है ये रिवर्स्ड हो रही है। तो यानी कि ये हमारा हो गया एसी जनरेटर। अभी तो हम डीसी जनरेटर ही समझ रहे थे ना, कि डीसी जनरेटर्स में जो हाफ रिंग्स हैं ये मैंने लगाई हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं एसी जनरेटर की बात करूँ तो ये हमारा हो गया, ये वाला जो रिंग्स हैं स्प्लिटिंग्स, इनको मैंने एसी जनरेटर का नाम दिया है। और नाम दिया क्या, ये है ही एसी जनरेटर। ये हमें देता है ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहे। और यहीं पर अगर तुम एक स्प्लिट लिंक्स का यूज़ करो तो ये एक कम्यूटेटर का काम करेगा। और ये कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में आकर हर आधे साइकिल के बाद डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, जो कि डीसी जनरेटर में हो रहा है, ताकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे। वो डीसी में होगा, ये एसी है और उसे हम बुलाते हैं डीसी जनरेटर। और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ है तो ऐसे ही एनिमेशन वीडियो को पढ़ने के लिए, देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिजिक्स बाय शैली पंथी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट एंड क्लिक द बेल आइकन नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।